Friends, today I'm going to tell you about code optimization. On previous time, I told about intermediate representation. कैसे आप इंटरमीडिएट कोड को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कई सारे वो बताए थे और उससे रिलेटेड जो है मटेरियल में अपलोड कर दूंगा, तो आप उस पर और स्टडी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि हमने कोड जो जनरेट कर लिया, दैट कोड कैन बी ऑप्टिमाइज्ड इन टू वेज, यू कैन से। वन इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड वन इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। यू आर वेल अवेयर कि मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जो टारगेट मशीन है उससे इंडिपेंडेंटली कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं, कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन उस वक्त किया जा सकता है व्हेन वी नो अबाउट द मशीन, कि आपको किस पर्टिकुलर मशीन के लिए कोड जनरेट करना है, उसके हिसाब से आप और फर्दर कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसर आपको जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपको कम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी जो मेक है, जो कंपनी जो बनाने वाली जिसने डिज़ाइन किया है प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को, उनके अलग अलग अपने फीचर्स हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दोज फीचर्स वी कैन एक्सप्लॉइट द फीचर्स। ठीक है, आप उन फीचर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उनको यूज करके अपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन हम करते किस पर्पज से, कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, इन द सेंस कि ज़्यादा फास्ट आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, या आपका कोड जो है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दोनों चीज़ें आपकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में कंसीडर होंगी, कि आप कोड को या तो कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कोड का साइज जो आपकी जनरेटेड फाइल है, जो जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोल रहे हैं हमारी, या ऑब्जेक्ट कोड बोल रहे हैं आप, ठीक है, उसका साइज कम हो। देखिए आपका यहाँ पर जो है एल्गोरिथम ऑफ मेड टू रन फास्टर। ठीक है, या तो आप उसको फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं और टेक लेस स्पेस, या स्पेस के हिसाब से आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और बोथ, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जनरली दोनों चीज़ें आप जो है करते हैं। इम्प्रूवमेंट इज अचीव बाय प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन दैट आर ट्रेडिशनली कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशंस। इन्हीं को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जो चेंजेस अपने प्रोग्राम में करेंगे, दोज चेंजेस आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसी को हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कह देते हैं। ठीक है, तो आपका तो कंपाइलर दैट अप्लाई कोड इम्प्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स। वो आपके कंपाइलर जो है वो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स कहलाते हैं। ये आपको मशीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब होगा कि मशीन से रिलेटेड रजिस्टर लोकेशन है, उसका यूटिलाइजेशन है। हर आपके प्रोसेसर में डिफरेंट काइंड के रजिस्टर्स हो सकते हैं, उसको आप जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं, वो हमारा मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, जो आपका मेथड ऑफ यूसेज है वो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने में काम आ जाएगा। क्राइटेरिया फॉर कोड इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसका क्राइटेरिया क्या होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप जो ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं, यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, द बेस्ट प्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर दोज दैट यील्ड द मोस्ट बेनिफिट फॉर द लीस्ट एफर्ट। यानी आप चाहते तो ऐसा रहे कि आपको कम से कम एफर्ट में, दिस इज नेचुरल थिंग, आप हमेशा यही चाहते हैं, ह्यूमन नेचर भी यही है कि आप जो है कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं। तो एक आपको इसमें ये टेक्निक पे ध्यान रखना है कि आप कम मिनिमम चेंजेस करके जो है इसमें मैक्सिमम इफेक्ट ला सके। द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। आपकी जो प्रोग्राम की मीनिंग है, इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जो आपकी प्रोग्राम की मीनिंग है वो आप बदलनी नहीं चाहिए। दैट इज ऑप्टिमाइजेशन मस्ट नॉट चेंज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्राम फॉर अ गिवन इनपुट। यानी आप जो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए आउटपुट जो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कह रहे हैं कि नाम को प्रिंट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप बजाय नाम प्रिंट करने के किसी प्रोग्राम में उसकी एज प्रिंट कर दें, एक ही बार में आपका इनपुट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके प्रोग्राम का जो पर्पस है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप अगर उसमें नेम प्रिंट कर रहा है तो इट शुड प्रिंट दी नेम, आप अगर एज प्रिंट कर रहे हैं तो इट शुड प्रिंट दी एज।
मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकल वो बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट और इनपुट के कॉम्बिनेशंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं उसकी वजह से। और कॉज एन एरर सच एज डिवीजन बाई जीरो, या आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया उसकी वजह से डिवीजन बाई जीरो एरर आ गई, ये भी आपको अवॉइड करनी है। दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सोर्स प्रोग्राम, ये आपके ओरिजिनल सोर्स प्रोग्राम में नहीं थी। जबकि at all times we take the safe approach of missing an opportunity to apply a transformation rather than risk changing that what program does। ठीक है, आप एक सेफ अप्रोच लेके चलेंगे, चाहे उसमें कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की मिस हो जाए, बजाय इसके कि आप इस चीज़ का रिस्क लें कि आपका प्रोग्राम आउटपुट जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर आउटपुट चेंज हो जाता है तो हम कोई सी भी टेक्निक यूज करें दैट इज यूजलेस। आपके प्रोग्राम का अगर पर्पस बदल जाता है तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मतलब नहीं रहा, उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहलाएगा फिर। ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट ऑन एवरेज स्पीड अप प्रोग्राम बाय अ मेजरेबल अमाउंट, और जो आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी मेजरेबल अमाउंट में स्पीड में जो है फर्क पड़ेगा। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग साइज, और आप उसका साइज भी कम करने की कोशिश करते हैं of the compiled code, although the size of code has less importance than it has once। अब आजकल क्योंकि मेमोरी बहुत ही सस्ती हो गई, उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि आपको कोड को जो है वो रिड्यूस करना है, साइज रिड्यूस करना है। सो दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इनिशियल डेज में जब आप प्रोग्राम बनाते तो मेमोरी वॉज वेरी कॉस्टली, तो उस वक्त इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द साइज। चाहे आपका थोड़ा बहुत आप स्पीड में कंप्रोमाइज कर लें, आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि साइज भी कम हो जाए ताकि आपकी उसकी कॉस्ट कम हो जाए। बट नाउ इट इज द मेमोरी इज वेरी चीप और अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस। ठीक है, तो इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही कि आप उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट को आप बहुत कम करने की कोशिश करें। नॉट एवरी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सीड इन इम्प्रूविंग एवरी प्रोग्राम, और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा नहीं कि हर प्रोग्राम से एक ही टेक्निक से हर प्रोग्राम आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ओकेजनली एन ऑप्टिमाइजेशन में स्लो डाउन अ प्रोग्राम स्लाइटली, तो कभी कभी आपने ऐसा ऑप्टिमाइजेशन कर दिया कि आपको लग रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन हुआ लेकिन उसकी वजह से प्रोग्राम और स्लो हो गए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट हैपन। ठीक है, इट शुड नॉट स्लो डाउन, आपका प्रोग्राम जो है वो स्लो डाउन नहीं हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी वर्थ द एफर्ट, और जो आप ट्रांसफॉर्मेशन पर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी कुछ एडवांटेज आपको मिलना चाहिए। डज नॉट मेक अ सेंस फॉर अ कंपाइलर राइटर टू एक्सटेंड द इंटेलेक्चुअल एफर्ट टू इम्प्लीमेंट अ कोड improving transformation to have compiler expend the additional time compiling source program। सभी ना हो कि आपने उसमें इतने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक उसमें डाल दिए कि आपका प्रोग्राम बहुत ही स्लो हो गया, उसे ऑप्टिमाइज करने में ही जो आपका कंपाइलर है वो स्लो ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम दिया कि आपका फ्रंट एंड होता है। ठीक है, दिस इज योर फ्रंट एंड, दिस इज योर कोड ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ये आपका कोड ऑप्टिमाइजर कहलाता है। पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं लिख दूं इसे। दिस इज योर फ्रंट एंड, दिस इज कोड ऑप्टिमाइजर, और ये कोड जनरेटर, ये आपका कोड जनरेटर हो गया। ठीक है, इस कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, तो यहाँ भी लिख भी देता हूँ।
कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, डेटा फ्लो एनालिसिस है ये। और ये आपका ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन जो है, ट्रांसफार्मर मतलब जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या आपने उससे कुछ कोड दिया, फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्रोल फ्लो एनालिसिस की कुछ जो ऑप्शन ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किए, डेटा फ्लो एनालिसिस की, ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर आपने का जो कोड ऑप्टिमाइज था वो ऑप्टिमाइज हो गया। वंस द कोड इज ऑप्टिमाइज्ड देन फाइनल मशीन कोड इज जनरेटेड, ठीक है। फ्लो एनालिसिस is a fundamental for requisite for many important types of code improvements. जनरली कंट्रोल फ्लो एनालिसिस प्रीसीड्स डेटा फ्लो एनालिसिस, ठीक है। आपका कंट्रोल फ्लो एनालिसिस जो है वो डेटा फ्लो से पहले आएगी। कंट्रोल फ्लो एनालिसिस CFA जिसको लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल यूजुअली इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। CFA कंस्ट्रक्ट्स सच एज कंट्रोल फ्लो ग्राफ और कॉल ग्राफ। कॉल ग्राफ का मतलब होता है कि आपका कौन सा फंक्शन किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो उसका आप ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल ग्राफ, ठीक है। डेटा फ्लो एनालिसिस ये भी आप जानते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ ascertaining एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रायर टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अबाउट द पॉसिबल मॉडिफिकेशन। कि आप जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी डेटा फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका डेटा जो है कहाँ से कैसे जा रहा है, और उसमें कौन से ऑप्टिमाइजेशन, कौन से उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। Preservation and use of certain entities such as values or attributes of the variable in a computer program, ये सब आपके चीज़ें जो है वो चेक की जाएंगी, उसकी वैल्यू या एट्रीब्यूट क्या चेंज हो रहा है प्रोग्राम में जब आप डेटा को मूव करते हैं। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, कहाँ कहाँ आप जो है ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Optimization of program transformation of program is called local if it can be performed by looking only at the statement in a basic block, ठीक है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड ग्लोबल। एक चीज यूज करते हैं बेसिक ब्लॉक, अभी आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक यानी आपके प्रोग्राम का पार्ट है, एक्चुअली आप पूरे प्रोग्राम को बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप करेंगे आपके प्रोग्राम में 4 बेसिक ब्लॉक्स है, तो अगर आप एक ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो suppose this is your program, आप करें आपका प्रोग्राम जो है वो ये, दिस इज योर प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपने आइडेंटिफाई किया एक ब्लॉक जो है वो ये है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा, ठीक है। अब करेंगे आपका B1, B2, B3, B4, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट ब्लॉक्स। आप करेंगे आपने पूरे प्रोग्राम को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। ब्लॉक्स में एक्चुअली ये होता है कि आप अगर कोई सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है वो सब एक ब्लॉक में आएंगे जब तक कि आप कोई ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट ना लाए, ठीक है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा तो वहां पर आपका एक नया ब्लॉक शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे अब उसके बाद जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है वो उस ब्लॉक का पार्ट होंगे जब तक कि कोई दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आता, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा ब्लॉक, इस तरह से आपने डिफरेंट ब्लॉक से पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सो ऑप्टिमाइजेशन जो आप परफॉर्म करने वाले हैं, दैट ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड लोकल if it can be performed only on the basis of statements within a block, ठीक है। अगर आप सिर्फ ब्लॉक B1 के अंदर के स्टेटमेंट को देखकर कोई ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं, दैट ऑप्टिमाइजेशन विल बी कॉल्ड लोकल ऑप्टिमाइजेशन। उसको हम जो है वो लोकल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कहेंगे। हमारा क्या कहलाएगा, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ती है,
then this optimization will be called global optimization. तो आपका ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है जो लोकल लेवल पर भी आपके ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर भी ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म कर हो सकते हैं। तो फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फंक्शंस प्रिजर्व कर रहे हैं उसमें, ठीक है। ये आप लॉजिकली इस बात को ध्यान रखें कि आप जो करने वाले हैं उसमें आप उसके फंक्शन को प्रिजर्व करके चल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन प्रिजर्विंग मीन्स कि आपका फंक्शन जो है प्रिजर्व है, फंक्शन में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच कंपाइलर कैन इंप्रूव अ प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग द फंक्शन इट कंप्यूट्स। जो कंप्यूट कर रहा है फंक्शन उसको चेंज किए बिना ये बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकता है। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? कॉमन सब एक्सप्रेशन इलिमिनेशन, आप ये काम कर सकते हैं, कॉमन सब एक्सप्रेशन को इलिमिनेट कर सकते हैं, कॉपी प्रोपिगेशन कर सकते हैं, डैट कोड को एलिमिनेट कर सकते हैं और कांस्टेंट फोल्डिंग कर सकते हैं। इतने तरह के आप अगर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लोकल ऑप्टिमाइजेशंस। ये आपके लोकल ऑप्टिमाइजेशंस कहलाते हैं। इनमें किसी का भी इफेक्ट जो है वो ऐसा नहीं होता है जिससे आपका फंक्शन चेंज हो जाए या उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाए। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। Other transformations come up primarily with global optimizations when global optimizations are performed. उसके अलावा जो है वो फिर global optimization की कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। Frequently a program will include several calculations of the same value such as an offset of an array. Array का size जो होता है वो offset हो गया आपका। क्या array कहाँ से शुरू हो रहा है? Some of the duplicate calculations cannot be avoided by programmer because they lie below the level of detail accessible within the source language. ठीक है, कुछ आपकी चीजें ऐसी होती है जिसको आप मतलब जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, फिर आप उनको छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे, उनमें रिपीटिशन रह गई। अब ये आपके जो ऊपर नाम थे सब टेक्निक्स के, ये उनके बारे में व्हाट इज कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन किसको कह रहे हैं? तो ये उसका एग्जाम्पल है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन का। An occurrence of expression E is called common sub expression if E was previously computed. आप कब कहेंगे E को common sub expression? जब E एक बार आप कैलकुलेट कर चुके हैं और दोबारा से उसकी वैल्यू आ रही है और इस बीच में वेरिएबल E जो है वो चेंज नहीं हुआ है since previous computation. We can avoid recomputing. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको रिकम्प्यूट जो कर रहा था वो आप चीज अवॉइड कर सकते हैं, उसको आप जो है स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको उस कैलकुलेशन को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, देन दिस विल बी कॉल्ड common sub expression elimination. वो आपको कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कहलाएगा। सो फॉर एग्जांपल ये आप कोड कंसीडर करें, t1 इक्वल्स टू 4i, ठीक है, t2 इक्वल्स टू a, ये आपका एरे है, उसके साइज आपने बता दिया t, ये इस एरे का साइज है t। पहले आपने t को कैलकुलेट किया, i की वैल्यू सपोज 1 है, तो कितना हो जाएगा? t1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a4 हो जाएगी, a4 के बराबर हो गया। t3 इक्वल्स टू 4j, t3 कितना हो गया? 4j, t4 कितना है? 4i, ठीक है, t1 भी 4i था और t4 भी 4i है, और उसके बीच में आपका i जो है कहीं एक्सेस नहीं हुआ है, इस वजह से चेंज भी नहीं हुआ है। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया t5 इक्वल्स टू n, t6 इक्वल्स टू b, t4 प्लस t5। तो इस कोड को हम जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है? t1 इक्वल्स टू 4i, ठीक है, डन। t2 इक्वल्स टू a, t1, t2 जो है वो t1 के बराबर हो गया। t3 इक्वल्स टू 4j, यहाँ तक आप देखें तो सेम चल रहा है, t3 इक्वल्स टू 4j,
उसके बाद T5 कैलकुलेट किया, T4 में क्या है 4i है, तो T4 को यहाँ से एलिमिनेट ही कर दिया, T4 को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज T1 इंस्टेड ऑफ T4, आप जो है T1 को यूज कर सकते हैं T4 की जगह पर। तो यहाँ पर इस वजह से T4 को कैलकुलेट ही नहीं किया है और आगे बढ़ गए T5 पे आ गए, T5 इक्वल्स टू N, T6 इक्वल्स टू B, T4 था तो उसकी जगह T1 रख दिया प्लस T5। सो दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो परफॉर्म किया है, एक कैलकुलेशन आपने एलिमिनेट कर दी। ये जो T4 था, आप अगर यहाँ पर देखें तो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन है, यहाँ भी 4i था, यहाँ भी 4i, यानी कि T1 और T4 जो है वो दोनों सेम एक्सप्रेशन है। और इस ड्यूरेशन में i जो है वो चेंज भी नहीं हुआ है, सिंस i हैज नॉट चेंज, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो T1 और T4 जो है बराबर है। अगर T1 T4 बराबर है, देन वी कैन रिप्लेस T4 बाय T1। तो हमने T1 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो T1 को T4 से और T4 को T1 से रिप्लेस कर दिया। सो वन इंस्ट्रक्शन इज एलिमिनेट, तो आपका एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, तो इससे आपके प्रोग्राम की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, आपने कैलकुलेशन को कम कर दिया है। ठीक, दूसरा आपका कॉपी प्रोपेगेशन असाइनमेंट ऑफ द फॉर्म f इक्वल्स टू g कॉल्ड कॉपी स्टेटमेंट। ये आपकी कॉपी स्टेटमेंट है कि आपने g की कॉपी बनाई, f में स्टोर कर दी, और कॉपीज फॉर शॉर्ट, इन्हीं को हम जो है कॉपीज भी कहते हैं, कॉपी स्टेटमेंट या कॉपीज। द आइडिया बिहाइंड कॉपी प्रोपेगेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज टू यूज g फॉर f। यहाँ पर हम g को f की जगह पर यूज करें वेयर एवर पॉसिबल आफ्टर द कॉपी स्टेटमेंट f इक्वल्स टू g। आप f इक्वल्स टू g करने के बाद ये काम कर सकते हैं कि आप f की जगह g को यूज करें। ठीक है, कॉपी प्रोपेगेशन मींस यूज ऑफ वन वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अनदर। इसका मतलब क्या है कि आप एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल की जगह पर। दिस मे नॉट अपीयर टू बी एन इम्प्रूवमेंट, बट एज वेल as we shall see, it gives an opportunity to eliminate x। ये आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जिससे आप कोई वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपका अगर टाइम के डायमेंशन में ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो स्पेस की डायमेंशन में ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू पी आई, ये कैलकुलेट किया, a इक्वल्स टू x में पाई की वैल्यू है, a इक्वल्स टू क्या होता है पाई एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर दिया। तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम, द ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग कॉपी प्रोपेगेशन कैन बी डन एज फॉलोज, a इक्वल्स टू पाई into r instead of writing x equals to pi and then a equals to x into r, तो पहले आपने x को कैलकुलेट किया, कॉपी क्रिएट होगी, यहाँ पर पाई की कॉपी जो है वो x में जाएगी, फिर x को आप यूज करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप x को हटा ही दें और डायरेक्ट पाई को यूज कर लें। ये वेरिएबल x इज एलिमिनेटेड, तो यहाँ पर आपका ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, यहाँ पर आपने कॉपी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, आप इसे कहते हैं कॉपी प्रोपेगेशन। ठीक है, ये आपका कॉपी प्रोपेगेशन कहलाता है। डेड कोड एलिमिनेशन, डेड कोड का मतलब हुआ ऐसा कोड जो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेड कोड। ठीक है, a variable is live at a point in a program if its value can be used subsequently। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू आगे यूज कर सकते हैं हम, तो वो हमारा लाइव कहलाएगा। वेरिएबल इज लाइव एट अ पॉइंट इन प्रोग्राम इफ इट्स वैल्यू कैन बी यूज सब्सिक्वेंटली, आप उसकी वैल्यू को बाद में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज डेड एट दैट पॉइंट, या फिर वो हमारा डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा मतलब कि अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे देन दैट कोड इज अ डेड कोड। A related idea is dead or useless code statements that compute values that never get used। आप कुछ ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करें जो कभी यूज ही नहीं हो रही। ठीक है, आप ये करें कि वेरिएबल हमारा लाइव कहलाएगा इफ इट इज बीइंग यूज्ड आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, आपने एक वेरिएबल कैलकुलेट किया है, इनिशियलाइज किया, उसके बाद आप उसको अगर यूज कर रहे हैं देन द वेरिएबल इज लाइव इन दैट ब्लॉक। ठीक है, आप अगर पूरे ब्लॉक के अंदर उसको कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं और कैलकुलेट करके रखा हुआ है, देन इट मींस दैट वेरिएबल इज नॉट लाइव, इट इज डेड। ठीक है, तो हम इन्हीं टाइप के वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिमूव करेंगे। वैल्यूज में while the programmer is unlikely to introduce any dead code intentionally, it may appear as a result of previous transformation। तो वैसे तो ये है कि प्रोग्रामर जो है वो खुद से कभी डेड कोड जो है वो इंसर्ट नहीं करेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, वो खुद ही इतना ध्यान तो रखता है, लेकिन आपने जो पीछे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करी उनकी वजह से भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म किया, उसकी वजह से एक डेड कोड आपके प्रोग्राम में
नया जनरेट हो गया जो पहले से नहीं था प्रोग्राम में, ठीक है। अब अगर हो गया तो इसको आप हटा सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू 0, if i equals to 1 then b equals to a equals to b plus 5। आपने i को कितने पे इनिशियलाइज किया है, 0 पे इनिशियलाइज किया, और चेक किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, 1 के अगेंस्ट में चेक कर रहे हैं। सो इट विल बी नेवर 1, कभी आपका 1 पे नहीं पहुंचेगा i, क्योंकि i को आप मॉडिफाई भी नहीं कर रहे हैं। इफ दिस इज द केस then this code is a dead code, ठीक है, इसका कुछ यूज ही नहीं, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। Here if a statement is dead because dead code because this condition will never get satisfied, यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली है, तो ये क्या हो गया, हमारा डेड कोड हो गया। सो दिस कोड कैन बी एलिमिनेटेड, इस कोड को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। कांस्टेंट फोल्डिंग, you can eliminate both the test and printing from the object code. More generally, deducting at reducing at compile time that the value of expression is a constant and using the constant instead is known as constant folding। पर ऐसे कि आप किसी कांस्टेंट को यूज करें, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू को यूज कर लें, तो हमारी कांस्टेंट फोल्डिंग कहलाती है। वन एडवांटेज ऑफ कॉपी प्रोपेगेशन इज दैट इट ऑफन टर्न्स द कॉपी स्टेटमेंट इनटू डेड कोड, ठीक है। जैसे आपका यहां पर था ये आपने लिखा हुआ a इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय 2, ठीक है, यहाँ पाई बाय 2 है, बेसिकली पाई की वैल्यू है, डिवाइड बाय 2। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन राइट दिस ऑल्सो। जो कैलकुलेशन आपकी बार बार डिवीजन इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, वो आपने डिवीजन खत्म कर दिया, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखी, एंड दिस इज बेसिकली कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आप कह सकते हैं कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, तो आप पाई को कितने बार भी 2 से डिवाइड करेंगे इट विल रिमेन सेम। तो इसलिए बजाय हम हर बार डिवाइड करने के, जब भी ए को यूज करेंगे डायरेक्टली पाई बाई 2 की वैल्यू यूज कर लें इंस्टेड ऑफ पाई डिवाइड बाई 2। पाई को डिवाइड बाई 2 करने के बाद यूज करें, या आप डायरेक्टली पाई बाई 2 कैलकुलेट करके यूज कर लें, तो जो ज्यादा इफिशियंट होगा वो हम उसको रख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फोल्डिंग। आपने कांस्टेंट को एक तरह से वो कर दिया है, जो कैलकुलेशन उसमें परफॉर्म हो रही थी वो कैलकुलेशन आपने हटा दिए और डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारी कांस्टेंट फोल्डिंग कहलाती है। इसी तरह से आपके पास लूप ऑप्टिमाइजेशन है, जो आप लूप यूज करते हैं उनमें भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हम यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से टेक्निक्स उसमें यूज किए जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लूप को ऑप्टिमाइज करने के काम में आ सकती हैं। आप अगर कोई लूप बना रहे हैं और एक लूप है उसके अंदर दूसरा लूप है, तो इनर लूप है वो एक्चुअली ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने लिखा फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10 और उसके अंदर दूसरा लूप आपने यूज किया आई इक्वल्स टू 1 to 10, तो जो अंदर वाला आई 1 to 10 है या जे इक्वल्स टू 1 to 10 है, वो आपका आई की हर वैल्यू के लिए 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई की वैल्यू अगर 10 तक जा रही है तो अंदर वाला लूप जो है वो आपका 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। So if you are able to optimize that inner block, you will get a lot of saving, ठीक है। आपको बहुत सारी सेविंग हो जाएगी उसमें इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन स्पीड और इन टर्म्स ऑफ कोड, ठीक है। जो आप कोड जनरेट हो रहा है उसके साइज के हिसाब से आप काफी सारी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि आप उसको बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। The running time of program may be improved by if we decrease the number of instructions in the inner loop। अब अगर inner loop को डिक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम कर देते हैं, तो आप काफी इफिशिएंट प्रोग्राम जो है बना सकते हैं या कर सकते हैं उसको। There are 3 techniques for code optimization in loop optimization। ये आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन तो चल ही रहा है, उसमें हम लूप को ऑप्टिमाइज करने आए हैं। अब लूप में कौन कौन से आप जो है काम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कोड मोशन। एक आप कहते हैं कोड मोशन है, ठीक है। रिडक्शन, इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन और इंडक्शन वेरिएबल
को एलिमिनेट कर रहे हैं, या आप रिडक्शन इन दी स्ट्रेंथ, या उसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पर important modification that decreases the amount of code in a loop is called code motion। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, इसको हम क्या कहते हैं, we call it code motion। This transformation takes an expression that yields the same result independent of the number of times the loop is executed। आप जो है लूप इनवेरिएंट, यानी लूप के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है वेरिएबल, हमारा एक ऐसा वेरिएबल है लेकिन लूप के अंदर आप कैलकुलेट करवा रहे हैं उसे, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन जो है जस्ट गोइंग वेस्ट, सिर्फ बेकार जा रही, कोई उसमें यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लूप के अंदर से निकाल के लूप के बाहर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंसीडर करें, आपने लिखा हुआ है यहाँ while I is less than लिमिट -2। इससे आप लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, आपने क्या लिखा है, लिमिट -2 लिखा है। तो अगर हम इसमें कोड मोशन अप्लाई करते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस, t इक्वल्स टू लिमिट -2। आपने जो लिमिट -2 था उसको कैलकुलेट करने की वैल्यू जो है वो लूप से पहले रख दी, t में कैलकुलेट करके रख दिया। नाउ यू आर राइटिंग i इक्वल्स टू while i लेस देन इक्वल्स टू t। अब आप जो है डायरेक्टली उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन। तो आपकी कैलकुलेशन, मान ली ये लूप आपका जो है वो 100 टाइम्स चलना है इनर लूप, तो आपकी ये जो कैलकुलेशन थी i इक्वल्स टू लिमिट -2, ऊपर वाले पार्ट में जो ऊपर लूप बना हुआ है उसमें ये 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। हर बार आपकी कंडीशन को चेक करने से पहले वैल्यू जो है वो इवेल्युएट की जाएगी, ठीक है। तो आपकी 100 टाइम्स इवेल्युएट होगी, 100 टाइम कंपेयर होगी। आपने इसको बाहर निकाल दिया जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ठीक है, बिकॉज इट वाज लूप इनवेरिएंट, आपके इसमें कोई लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। तो आप अगर इसको बाहर निकाल देते हैं, टी इक्वल्स टू लिमिट -2 कर देते हैं, तो आपने एक टी कैलकुलेट किया, एक बार आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की, जो उसमें आपने डिक्रीमेंट किया है लिमिट में, लिमिट की वैल्यू आपने 2 डिक्रीमेंट करके टी को असाइन कर दी। तो ये कैलकुलेशन कितने बार हुई, एक बार हुई। उसके बाद आपका लूप है, लूप में 100 टाइम्स आपका कंपैरिजन ऑपरेशन हुआ, तो आपका एक्चुअली सिर्फ 101 ऑपरेशन रह गए, जो पहले 200 ऑपरेशन के आसपास बैठेंगे। अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से देखें, आपके ऊपर वाले लूप में क्या है, एक बार आपकी कैलकुलेशन हो रही है और एक बार आपका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। एक एग्जीक्यूशन ऑफ लूप में दो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन और एक कंपैरिजन। आप अगर कोड मोशन यूज करते हैं तो आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट को लूप के अंदर से हटा के बाहर कर दिया, लूप से पहले ही लिख दिया है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, और जो कैलकुलेशन जो कंपैरिजन हो रहा था वो आपका 100 टाइम्स ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 101 रहेगा इस तरह से। तो ये कहलाता है आपका कोड मोशन। इंडक्शन वेरिएबल के लिए आपको पहले ब्लॉक्स समझने पड़ेंगे। देखिए ब्लॉक ये है आपके पास, प्रोग्राम कौन सा है, एग्जाम्पल एज ए रिलेशनशिप, कहाँ से इन्होंने कंसिडर किया, चलिए इसी को जो गिवन है इंस्ट्रक्शन इन्हीं को कंसिडर कर लिए कि आपका ये B1 है, ठीक है। एक्चुअली उसमें जो आपके पास ब्लॉक्स हैं उनमें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर B1 में I इक्वल्स टू m-1, J इक्वल्स टू n, T1 इक्वल्स टू 4n एंड V इक्वल्स टू a T1, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन है। B2 में फिर यहाँ पर कोई जो है वो कंपेरिजन स्टेटमेंट होगा, इसकी वजह से ये इस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। B2 एक ब्लॉक हो गया, फिर ब्लॉक B3 आया, B3 में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। फिर ब्लॉक B4 आया, B4 में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, फिर उसके बाद कंडीशनल एग्जीक्यूशन है, या तो B5 होगा या B6 होगा। B5 अगर एग्जीक्यूट होता है तो आप B2 में जा रहे हैं। तो ये हमारा एक समझिए कि कोई प्रोग्राम है, ये उसका ब्लॉक्स है, कोड ब्लॉक्स, ठीक है। हमने उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ब्लॉक B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। अब जब हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो क्या इसमें ऑप्टिमाइजेशन जो है वो परफॉर्म हो सकता है,
इंडक्शन वेरिएबल कह रहे हैं इसको। लूप्स आर यूजुअली प्रोसेस्ड इनसाइड आउट। लूप जो है जनरली इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, पहले अंदर वाली कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, फिर आप बाहर आते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द लूप अराउंड B3। B3 का लूप आप कंसीडर करिए, ये कैलकुलेशन है। इफ T5 इज ग्रेटर देन V, गो टू B3। अब वापस यहाँ आ गए, तो ये इस तरह से काम करेगा। जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल गो टू B6, फिर आपका दूसरा जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। Note that values of J and T4 remain in lockstep. Lockstep मतलब every time the value of J decreases by 1, that of T4 decreases by 4। यानी ये लॉक्ड है, कैलकुलेशन जो है वो फिक्स है कि अगर J की वैल्यू 1 का डिक्रीमेंट होता है तो J में कितने का हो जाएगा, J में 4 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4J जो है वो आपने असाइन किया है। सच आइडेंटिफायर्स आर कॉल्ड इंडक्शन वेरिएबल्स। ये हमारे इंडक्शन वेरिएबल्स कहला रहे हैं। When there are two or more induction variables in a loop, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंडक्शन वेरिएबल्स हैं किसी लूप में, it may be possible to get rid of all but one। आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे के सारे तो नहीं खत्म होंगे, लेकिन आप उनमें से एक को छोड़ के बाकी सबको खत्म कर सकते हैं by the process of induction variable elimination। आप इंडक्शन वेरिएबल को यूज करके जो है उन्हें खत्म कर सकते हैं। फॉर इनर लूप अराउंड B3, ठीक है, in figure we cannot get rid of either J or T4। अब J B3 का है आपका, ये है, ये J है और ये T4 है, दोनों को तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको एलिमिनेट कर दिया? T4 इक्वल्स टू 4J। T4 क्या है? 4J। इस वेरिएबल को यहां से हटाकर, देखिए B3 से हटाकर B2 में रख दिया है। T3 को T4 को जो है वो यहां पहुंचा दिया है B2 में, ठीक है। जो हमारा इंडक्शन वेरिएबल था B1 ब्लॉक को जो है वो समझिए कि हमने एक तरह से बड़ा किया है और T4 को वहां पहुंचा दिया B1 में। उसके बाद आप B2 में आएंगे, फिर B3 में आएंगे। बाकी यहाँ पर J इक्वल्स टू I-1 है और T4 इक्वल्स टू क्या कर दिया, यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे J की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट होगा, J में जो है वो 4 का डिक्रीमेंट होगा। तो J में आप डिक्रीमेंट 1 का कर रहे हैं और T4 में 4 का डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। बजाय 4J लिखने के यहाँ पे आपने कर दिया T4 - 4। यहाँ पे कैलकुलेशन एलिमिनेट कर दिया। आप इसे दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपने इसकी प्रीवियस वैल्यू जो करंट वैल्यू उसी को लिया और एक -4 लगा दिया उसमें, ठीक है। तो आपका वही इफेक्ट आएगा जो यहाँ पर B3 में आ रहा था, वही इफेक्ट आपका जो है वो जो ट्रांसफॉर्म्ड आपके पास इंस्ट्रक्शन है उसमें भी वही चीज आएगी आपके पास। आप यहाँ देखें, ये था, ये जो कैलकुलेशन थी J इक्वल्स टू G-1, T4 इक्वल्स टू 4J। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि J की वैल्यू J में 1 का डिक्रीमेंट होगा, ये 4 टाइम्स है तो इसमें 4 का डिक्रीमेंट होगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी हैव चेंज दी इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। आपने T4 इक्वल्स टू 4J जो था वो एक बार, पहली बार की जो कैलकुलेशन थी T की, वो आपने यहाँ पर पहुंचा दी, T इक्वल्स टू 4J। उसके बाद आपने लिखा J इक्वल्स टू J-1, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले ही पहुंचा दिया था। T4 की वैल्यू जो है वो J के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपने यहाँ पर जब T4 को कैलकुलेट किया तो इसे T4 को कर दिया T4 - 4। तो इफेक्टिवली T4 आपका जब भी कैलकुलेट होगा वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को लेकर उसमें 4 का डिक्रीमेंट करेगा और कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने कोई चेंजेस उसमें नहीं परफॉर्म किए हैं। तो ये हमारा इंडक्शन वेरिएबल था और हमने इस इंडक्शन वेरिएबल को जो है वो यूज करते हुए उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो एलिमिनेट कर दी या इंस्ट्रक्शन जो है वो आसान कर दी।
For the inner loop around B3 in figure, we cannot get rid of either J or T4. दोनों तो नहीं हटा सकते completely. T4 is used in B3 and J in B4. J आपका जो है B4 में use हो रहा है. However, we can illustrate the reduction in strength and illustrate a part of the process of induction variable elimination. Eventually, J will be eliminated when the outer loop B2 to B5 is considered. अब आप जब B2 से B5 में जाएंगे तो आपका ये कंसीडर करेंगे as the relationship T4 equals to 4J surely holds after such an assignment to T4. ठीक है, आपने यहाँ पर जो किया था T4 equals to 4J, वो आपकी रिलेशनशिप अगले लूप में भी होल्ड कर रही है, अगले ब्लॉक में. T4 is not changed elsewhere in the inner loop around B3. जो B3 के अराउंड था उसमें T4 आपका कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है. देख सकते हैं आप, T4 is never changing. ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ. जो यहाँ पर चेंज चल रहा था उसके अलावा कोई अलग चेंज इसमें नहीं हुआ है. तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, T4 इक्वल्स टू 4J को ऊपर पहुंचा दिया और T4 इक्वल्स टू T4 माइनस 4 कर दिया. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट T4 डज नॉट हैव अ वैल्यू व्हेन वी एंटर ब्लॉक B3. जब आप ब्लॉक B3 में आते हैं तो T4 के पास कोई वैल्यू नहीं थी पहले इस वाले प्रोग्राम में, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में हमारे पास एक T4 की वैल्यू पहले से आ गई. We place an initialization of T4 at the end of block where J itself is initialized, shown by dashed line block in the block B1. जहां आपका इससे पहले T4 कैलकुलेट हुआ था वहां पर आपने इसको रख दिया है. आप यहाँ पर जो T4 लिखना चाह रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी. आप अगर यहाँ पर T4 की वैल्यू, यहाँ तो T4 आप J पर डिपेंडेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे. ठीक है, हमने क्या किया, T4 को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पहुंचा दिया. ठीक है, क्यों पहुंचाया, क्योंकि अगर हम ये लिखना चाह रहे हैं T4 माइनस 4, ये जो हमने कहा था कि लॉक्ड हैं दोनों वेरिएबल्स, लॉक्ड आपस में जो रिलेशन है वो लॉक्ड है. क्या जब T में 1 का डिक्रीमेंट होगा तो T4 में, J में 1 का होगा तो T4 में 4 का डिक्रीमेंट होगा. तो आप ये भी कह सकते हैं कि T4 की प्रीवियस वैल्यू, लेकिन प्रीवियस वैल्यू हमारे पास होनी भी चाहिए, तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन को ऊपर मूव कर दिया है. ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद हम प्रीवियस वैल्यू में 4 का डिक्रीमेंट करते जाएंगे. Since we must maintain the relationship T4 equals to 4J on the entry to the block B3, we place an initialization of T4 at the end of block J, where the block where J itself is initialized. जहाँ पर J initialize हुआ था आपने वहीं पर उसको कर दिया. The replacement of a multiplication by a subtraction will speed up the object code. जो आप फाइनल कोड जनरेट कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की ज्यादा कॉस्ट है एज कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो आपने वहां पर मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन से बदल दिया है. सो योर कोड विल इंप्रूव. ठीक है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, आप जो है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ परफॉर्म कर सकते हैं. जो वेरिएबल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर. ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इनवेरिएबली चीपर देन दी स्टेटमेंट x इंटू एक्स. ये आपका कहलाता है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ. कि आपने जहां पर लिखा हुआ था x इंटू एक्स, वहां पर आप जो है वो, और ये आपने लिखा हुआ था 2 इंटू एक्स लिखा हुआ था, यानी आपने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, वहां पर आप इसको x प्लस एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पर रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हो जाएगा. बजाय आपने मल्टीप्लिकेशन के उसको एडिशन से रिप्लेस कर दिया है. सो योर कोड विल इंप्रूव. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन इन स्ट्रेंथ. रिप्लेसेस एक्सपेंसिव ऑपरेशन बाय इक्विवेलेंट चीपर वंस. एक्सपेंसिव और चीपर ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे आप कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक्सपेंसिव वो ऑपरेशन हुआ, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ये चीपर होंगे. ठीक है, एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और पावर ऑपरेशन. समझिए, पावर जो आप कैलकुलेट करते हैं, पावर सी में तो पावर के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऑपरेटर अवेलेबल है. For example, x square is invariably cheaper to implement as x into x than as a call to an exponentiation routine. तो बजाय इसके कि आप इसको पावर फंक्शन कॉल करें, उसके बजाय आप इसको सिर्फ x into x लिखते हैं, so it will be much faster. Fixed point multiplication or division by a power of 2 is cheaper to implement as a shift. या जैसे
2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बजाय आप 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के अगर शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट, ठीक है, या राइट शिफ्ट, डिवीजन बाय 2 के लिए राइट शिफ्ट और मल्टीप्लीकेशन बाय 2 के लिए लेफ्ट शिफ्ट। सो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट जो है वो ज्यादा चीपर है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाइंग बाय 2 और डिवाइड बाय 2। Floating point division by a constant can be implemented as a multiplication by a constant, और floating point division को आप जो है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब आपका रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो आप करेंगे जो आपके पास बेसिक ब्लॉक ऑप्टिमाइजेशन है, उनमें क्या आप जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर था उसको प्रिजर्व करते हुए, और एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन में यही आपके दोबारा से आ गए, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, रीनेमिंग ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स एंड इंटरचेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडजेसेंट स्टेटमेंट्स। तो यही सारे ऑपरेशंस आप ब्लॉक लेवल पर भी कर सकते हैं। कॉमन सब एक्सप्रेशन ब्लॉक के अंदर आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी इक्वल्स टू ए माइनस डी एंड सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। दोबारा से सेम एक्सप्रेशन आया है आपका, पहले था ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, अब आप जो है सी को कैलकुलेट करें बी प्लस सी। यहाँ जो बी प्लस सी अभी तक आपका सी चेंज नहीं हुआ, जो सी यहाँ पर यूज होता है वही सी आपका इस स्टेटमेंट में भी यूज हो रहा है। ऑल्दो इसके बाद सी की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट वो सेम है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज बी प्लस सी, यू कैन रिप्लेस इट बाई ए ऑल्सो, ठीक है। सी की वैल्यू आप जो है वो ए लिख सकते हैं। और यहाँ देखें बी इक्वल्स टू क्या था, ए माइनस डी, और यहाँ है डी इक्वल्स टू ए माइनस डी, यहाँ पर आप इसको बी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट कंप्यूट सेम एक्सप्रेशन बी प्लस सी एंड ए माइनस डी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिक ब्लॉक कैन बी ट्रांसफॉर्म टू, इस बेसिक ब्लॉक को हम इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड बी इक्वल्स टू ए माइनस डी, सी इक्वल्स टू ए एंड डी इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली वैल्यूज को जो है वो यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशंस, बजाय इसके कि आप एडिशन परफॉर्म करें, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, आपने डायरेक्ट वैल्यूज को जो है वो यूज कर लिया है। वैसे आपका डेड कोड एलिमिनेशन, इट इज पॉसिबल दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड और यूजलेस कोड may exist in the program. This might be especially caused when introducing variables and procedures as part of construction or error correction of a program. आप जब error correction करते हैं या कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपका कुछ डेड कोड जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी डेड कोड एलिमिनेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। Renaming of temporary variables, t equals to b plus c, where t is a temporary variable, can be changed to u equals to b plus c, where u is another temporary variable, and the change all uses of t to u. In this, we can transform a basic block to its equivalent block called normal form block. आप अगर टेम्परेरी ब्लॉक में किसी वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं और सब जगह उसका यूसेज जहां जहां हुआ सब जगह चेंज करते हैं, तो इससे आपके प्रोग्राम में ये आपका एक तरह से ब्लॉक को प्रिजर्व रखेगा, यानी कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। आपके पास पहले था स्टेटमेंट टी इक्वल्स टू बी प्लस सी, उसको आपने रिप्लेस कर दिया यू इक्वल्स टू बी प्लस सी से, और उसके बाद टी के जितने भी अक्रेंसेस थे उन सबको यू से रिप्लेस कर दिया। सो आपने इक्विवेलेंट ब्लॉक क्रिएट कर लिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ब्लॉक, ठीक है। इसको हम नॉर्मल फॉर्म ब्लॉक जो है वो कह सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडजेसेंट स्टेटमेंट, दो आपके पास इंडिपेंडेंट एडजेसेंट स्टेटमेंट है तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। टी वन इक्वल्स टू बी प्लस सी और टी टू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, दोनों अपने इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, कैन बी इंटरचेंज और रीऑर्डर्ड इन इट्स कंप्यूटेशन इन द बेसिक ब्लॉक। तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, टी वन टी टू को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बजाय इसके हम टी वन पहले कैलकुलेट करें, वी कैन कैलकुलेट टी टू बिफोर टी वन। आप ऐसा कर सकते हैं कि टी टू को पहले कैलकुलेट कर लें और टी वन को बाद में कैलकुलेट करें। इट डज नॉट
अफेक्ट द वैल्यू ऑफ T2, क्योंकि T2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है और T1 इक्वल्स टू बी प्लस सी है, दोनों के राइट हैंड साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इनमें एक दूसरे से कोई जो है डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। सो यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, इनके आप ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं कुछ एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज रिप्रेजेंट अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक आपकी क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑन दी बेसिक ब्लॉक, जो आपकी बेसिक ब्लॉक के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंक्लूड सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस और रिप्लेसिंग एक्सपेंसिव ऑपरेशन बाय चीपर वंस, ये वहां पर रिडक्शन इन स्ट्रेंथ के हमने टर्म्स में इसको यूज किया था, तो वो चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। अनदर क्लास ऑफ रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन इज कांस्टेंट फोल्डिंग, जो इसका भी एग्जांपल हमने जो है ऊपर देखा था। कांस्टेंट फोल्डिंग का आपके पास अगर 2 into पाई तो आप इसको डायरेक्टली 2 पाई की वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी आपका जो है वो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हो जाएगा। कोड फोल्डिंग एक तो एक्चुअली कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे भी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। आपने मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करके डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, तो ये कॉपी स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। पहले भी कॉपी करना था, लेकिन पहले आपको मल्टीप्लाई करना था फिर कॉपी करना था, इसमें सिर्फ कॉपी स्टेटमेंट रह जाएगा आपका। रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक दिस लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, प्लस और कंपैरिजन ऑपरेटर समटाइम्स जनरेट अनएक्सपेक्टेड कॉमन सब एक्सप्रेशंस। जब आप इनको यूज करते हैं तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉमन सब एक्सप्रेशंस जो है वो मिल जाते हैं। Associative law may also be applied to expose common sub expression elimination, यहाँ पर भी आप जो है वो कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सोर्स कोड हैज द असाइनमेंट a इक्वल्स टू b प्लस सी एंड e इक्वल्स टू c प्लस d प्लस b, तो इसमें b प्लस सी यहाँ पर भी आ रहा है, so you can replace this written here a equals to b plus c, t equals to c plus d, t आपने एक नया वेरिएबल जनरेट किया, उसको कैलकुलेट किया, t equals to c plus d कर दिया और e equals to आपने कर दिया t plus b। ये आपने एक्चुअली कोड जो है वो जनरेट कर दिया। x इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो कैन बी रिमूव्ड, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये भी आपका एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप लिख रहे हैं x इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो, इट मींस x हैज नॉट बीन चेंज बाय द स्टेटमेंट, या आप लिखें x इक्वल्स टू एक्स इनटू 1, तब भी आपके x में कोई चेंज नहीं परफॉर्म होगा। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को बिल्कुल से प्रोग्राम में से रिमूव कर सकते हैं। अगर ये कहीं पर आ जाता है तो आप इसको रिमूव कर देंगे। सिमिलरली x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय चीपर स्टेटमेंट x इक्वल्स टू वाई इंटू वाई। यहाँ पर फोर्ट्रॉन में डबल स्टार यूज करते थे पावर ऑपरेशन के लिए, तो ये आपका कॉस्टली ऑपरेटर हुआ एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपको अगर वाई स्क्वायर लिखना है तो वाई स्क्वायर की जगह आप वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। The compiler writer should examine the language carefully to determine what rearrangements of computations are permitted, ठीक है। जो कंपाइलर राइटर उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कौन से रीअरेंजमेंट ऑफ के जो है कंप्यूटेशन में वो परमिटेड है। सिंस कंप्यूटर अरिथमेटिक डज नॉट ऑलवेज ओबे द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सभी जगह जो है वो आपका सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो आपकी यूज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल कंपाइलर में इवैल्यूएट x into y minus x into z as x into y plus z, x into y minus z, but it may not evaluate a plus b minus c as a plus b minus c। ये इस तरह की चीजें जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो आपको जब करना है तो इनका ध्यान आपको खुद रखना पड़ा है कि किस ऑर्डर में आपको इन्हें इवेल्युएट करवाना है। तो ये कंपाइलर राइटर का काम हो गया। बस तो आपका यहीं तक इसमें था जहां तक मैंने आपको बता दिया। दीज वर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपके कोर्स में है।
मैं अभी स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। आपका एक लेक्चर और बाद में मैं अपलोड कर दूँगा।